हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय आप हिंदी के शीर्षक पढ़ रहे थे, उसमें से 5 क्लासें आपकी हो गई हैं। आज जो है आपकी क्लास नंबर 6 आपको पढ़ना है एक नए शीर्षक के साथ, जिसका शीर्षक है समास। इससे पहले संधि की 5 क्लासें हुई हैं, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं और आज का जो आपका शीर्षक है वो है समास। तो आइए हम समास के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। समास क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। समास होता क्या है, तो परिभाषा में देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द जो है वो समास कहलाता है। हमने इससे पहले आपको संधि पढ़ाई थी। संधि में हमने आपको बताया था कि दो वर्णों के मेल से संधि बनती है। समास कैसे बनता है? दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थ जो है, अर्थपूर्ण शब्द जो है, जिसका अर्थ निकले, निरर्थक ना हो, सार्थक शब्द, वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। अब समास का अर्थ क्या होता है? अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप। यानी जब हम समास का विग्रह करेंगे तो विस्तृत रूप हो जाएगा, और इसका अर्थ होता है संक्षेप करना। समास विग्रह क्या है? देखिए, सामासिक शब्द को तोड़ना क्या कहलाएगा? सामासिक शब्द को तोड़ना कहलाएगा समास विग्रह। अब ये दो पदों में टूटता है जो आपका समास है, समास विग्रह। अब यहाँ पे पूर्व पद क्या होता है? इसमें दो पदों में टूटता है, पूर्व पद और या उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या है? सामासिक शब्द का पहला पद क्या कहलाएगा? पूर्व पद। और सामासिक शब्द का जो दूसरा पद होता है वो कहलाएगा उत्तर पद कहलाएगा। इतना आप समझ गए। अब देखो, दिया भी है उत्तर पद क्या है? सामासिक शब्द का अंतिम जो पद है वो उत्तर पद कहलाएगा। अब मुख्य या प्रधान पद क्या है? तो ज्यादा अर्थ देने वाला पद क्या कहलाएगा? मुख्य पद या प्रधान पद। जिस पद से ज्यादा अर्थ निकले तो उसे कहेंगे मुख्य पद या समास पद। मुख्य पद कहेंगे या मुख्य पद कहेंगे। फिर गौड़ पद क्या होता है? तो कम अर्थ देने वाला जो पद है वो गौड़ पद। जैसे समास हमारा दो पदों में टूटा, तो मुख्य पद या प्रधान पद वह होगा जिसके माध्यम से हमारा अधिकतर अर्थ निकल जाए और ये पता चल जाए कि ये तोड़ने पे समास का पूरा अर्थ क्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो मुख्य या प्रधान पद। गौड़ पद वो होगा कि हम तोड़ेंगे तो दो भागों में, लेकिन उसके माध्यम से जो गौड़ पद होगा, गौड़ पद के माध्यम से कम अर्थ मिलेगा, पर्याप्त अर्थ नहीं मिलेगा। इतना आप समझ गए। अब हम देखेंगे समास के प्रकार। क्या देखेंगे? समास के प्रकार। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, इसकी हम ट्रिक भी आपको बताएंगे। जैसे आपका ये लिखा है समास, क्या लिखा है? समास। तो इसमें कितने आपके वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? देखिए, 1 2 3, 3 वर्ण है इसमें, और 3 का हम कर देंगे 2 गुना, तो कितना हो गया? 6। 6 हो गया। तो जो समास के प्रकार हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। रटना नहीं है, हमें समझना है। समास लिखेंगे, समास लिखने में 3 वर्णों की आवश्यकता है। 3 वर्णों का जब हम 2 गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब हम देखेंगे 6 प्रकार हैं कौन कौन से। देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधार समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास, और छठा है तत्पुरुष समास। अब देखो, ये थोड़ा संक्षिप्त में इसकी पहचान कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। समास हमारा 2 पदों में टूटता है, तो जो पहला पद है, जो प्रथम पद है, वो प्रधान होता है किसमें?
अव्ययी भाव समास में। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद, देखो दा से द्वंद्व और द्वंद्व यानी दोनों पद, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधार समास, कर्मधार समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान है, उसी प्रकार से कर्मधार में भी उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, यानी जब हम बहुब्रीहि समास का विग्रह करेंगे, दो पदों में टूटेगा हमारा समास, तो उसमें से ना तो प्रथम पद प्रधान होगा ना द्वितीय पद प्रधान होगा, प्रधान कौन सा होगा, तीसरा पद, तो उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। फिर लास्ट हमारा है तत्पुरुष समास, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद कहें या उत्तर पद कहें। तो इतना हम ध्यान रखेंगे कि हमारा द्विगु समास, कर्मधार समास और तत्पुरुष समास, इन तीन समासों में दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। तो हमें इसमें भी अच्छे से हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए, द्वंद्व समास, कर्मधार और तत्पुरुष, ये तीन समास ऐसे हैं जिनमें उत्तर पद प्रधान होता है या कहेंगे दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, और बच्चा हमारा कौन सा, बहुब्रीहि, हमने बताया तीसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये आप अच्छे से सीख गए कि इसको भी हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, और द्विगु समास में कर्मधार में तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान। फिर द्वंद्व में दोनों प्रधान है, बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। ये आप अच्छे से सीख गए। अगला देखें, अव्ययी भाव समास। अब पहला समास आपका था अव्ययी भाव, पहला कौन सा था, अव्ययी भाव। तो देखिए, अव्ययी भाव की क्या पहचान होती है, कैसे इसमें पहचानेंगे। तो उपसर्ग वाले पद, उपसर्ग वाले पद जो है अव्ययी भाव समास को पहचानने की कुछ यहाँ पे बिंदु। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, उपसर्ग वाले पद अधिकतर होते हैं, पहला पद इसमें प्रधान होता है अव्ययी भाव में, और पूर्व पद छोटा परंतु ज्यादा अर्थ वाला होता है पहला पद। फिर समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ, समान अर्थ वाले दो शब्द जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। क्या की इसकी क्या की विशेषताएं हैं अव्ययी भाव समास की, कि इसमें उपसर्ग वाले पद आपको मिल जाएंगे जिसमें उपसर्ग लगे हुए शब्द होते हैं। पहला पद प्रधान होगा, पूर्व पद छोटा परंतु ज्यादा अर्थ देने वाला होगा पहला पद जो होगा, और समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ होंगे। ये अब देखेंगे जैसे उदाहरण, तो प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन, अगर आप खाली दिन को ले लें तो दिन से कुछ पता चल जाएगा, कौन सा दिन, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, या अगले साल का दिन, या पिछले साल का दिन, कुछ भी आप केवल दिन से कुछ नहीं निकाल सकते। तो जब प्रति प्रति लगा है तो यहाँ पूर्व पद प्रधान है, यानी प्रति से हम निकाल सकते हैं कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन। तो इसका हम विग्रह करेंगे कैसे, इसका क्या हो जाएगा, जैसे प्रतिदिन, तो हर एक दिन, क्या इसका हो जाएगा, प्रत्येक दिन को या हर एक दिन, दोनों सही हैं। तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन या हर एक दिन, या तो इसका हमें अभी हमने बताया कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, या दिन के पहले कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन या हर एक दिन, ठीक, ऐसे समझ जाएंगे। फिर आ जन्म, तो अगर खाली आप जन्म से देखें तो कौन सा जन्म, कुछ नहीं निकाल सकते। अब आ इसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, तो यही हमारी पहचान भी है कि उपसर्ग वाले जो शब्द हमें मिल जाएंगे वो अव्ययी भाव समास के हो जाएंगे। तो आजन्म यानी जीवन पर्यंत या जीवन भर, ठीक है, इसका क्या मतलब है, आजीवन से जीवन
पर्यंत, जीवन पर्यंत या जीवन भर। ठीक, तो इससे हमें निकल आया। और सबसे अच्छी इसकी यही पहचान है कि हमें अव्ययीभाव समास के जो शब्द होंगे उनमें उपसर्ग जरूर मिलेगा। इसमें प्रत्युपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है। आगे देखते हैं। आगे आपका है मन माना। तो मन माना तो क्या हो जाएगा? मन माना से क्या हो जाएगा? मन का माना। ठीक है, मन माना तो यानी मन का माना, मन माना। तो इसमें भी हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कैसे? जैसे माना से आप कुछ नहीं जान सकते। अब इसमें उपसर्ग क्या लगा है? मन। उपसर्ग क्या है? मन। यानी मन माना, अपने मन के हिसाब से कार्य करने वाला। ठीक है, मन माना क्या क्या है? मन, अपने मन से आधारित कार्यों को करने वाला या मन की बात सुनने वाला, मन माना। ठीक है, या हम कह सकते हैं अपने मन की करने वाला, अपने मन की करने वाला या अपने इच्छानुसार कार्य करने वाला हो जाएगा। अपने मन की करने वाला या अपने मन के अनुसार कार्य करने वाला। फिर कानो कान, तो ये भी अव्ययीभाव समास है। कैसे? केवल कान से आप कुछ नहीं बता सकते, कौन सा कान। फिर कानो कान, यानी कानो कान, प्रत्येक कानो कान। तो कानो कान खबर होना या कानो कान ना खबर होना, दोनों यहाँ से अर्थ निकलेंगे। लेकिन खाली कान से आप कुछ नहीं पता कर सकते कि कौन सा कान या। अब कानो कान से हमें पता है कि प्रत्येक, हर एक कानों में जो खबर है, या कह सकते हैं ऐसी कोई बात जो प्रत्येक कान में जानी जाती है, तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास है ये? अव्ययीभाव। कौन सा समास है ये? अव्ययीभाव। कानो कान यानी प्रत्येक कान या हर एक कान। जैसे रातों रात, तो खाली रात से आप कुछ नहीं बता सकते। अब रातों रात यानी ऐसा कार्य हुआ, ये रात ही रात में ऐसा कार्य हुआ, तो यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा आपका? अव्ययीभाव। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी प्रत्येक रात या रातों रात ऐसा कार्य हो गया। फिर यहाँ पे यथासंभव, तो संभव से आप कुछ निकाल सकते हैं? नहीं। उपसर्ग इसमें क्या है? यथा। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा ये? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार क्या हो गया? शक्ति के अनुसार। ठीक, शक्ति के अनुसार। यथासंभव यानी शक्ति के अनुसार। अब यथा उपसर्ग है तो अव्ययीभाव समास हो गया। फिर प्रति अक्ष, प्रति अक्ष, तो अक्ष से कुछ नहीं निकला, प्रति आपका उपसर्ग लगा है तो प्रति अक्ष। ठीक, प्रत्येक अक्ष, तो ये भी क्या है? अव्ययीभाव समास आपका हो जाएगा। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। प्रत्येक अक्ष या प्रति अक्ष। फिर बीचों बीच, तो बीच से आप कुछ नहीं निकाल सकते। अब ये बीचों बीच यानी ऐसा कार्य हुआ बिल्कुल कहाँ? मध्य में, तो ये भी आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास? ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। बीचों बीच यानी मध्य में, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो इसमें हमें यह पहचानना है कि अव्ययीभाव समास में उपसर्ग लगे शब्द मिलते हैं या उपसर्ग युक्त शब्द मिलते हैं। अगला देखिए द्विगु समास है। तो द्विगु समास में क्या है? द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आपने तो पढ़ा ही था, कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु में, और दूसरा पद संज्ञा। पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा। जैसे पंचवटी, तो ये वटी शब्द जो है संज्ञा है, पंच शब्द क्या है? संख्या का बोध करा रहा, तो पंचवटी क्या है? पांच। पंचवटी यानी पांच चीजों की ऐसी कोई मिश्रण जिससे
पंचवटी बनाया गया, 5 चीजों से ऐसा कोई मिश्रण जो पंचवटी बनाया गया। तो यहाँ हम यही देखेंगे कि पंचवटी यानी पंचमी 5 संख्या निकल रही, वटी संज्ञा शब्द है, तो कौन सा समास है? ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। फिर दोपहर यानी दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समय, दोपहर का समय, दोपहर, तो ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्विगु समास हो जाएगा। फिर आपका चौराहा यानी राह, राह से कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, राह आपका संज्ञा शब्द है, चौ से मतलब 4 रास्ता वाला, 4 रास्ता जहाँ पे हो वो चौराहा यानी 4 रास्तों का समूह, चौराहा क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा 4 रास्तों, 4 रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह क्या हो जाएगा? चौराहा। 4 रास्तों का समूह चौराहा हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, इसमें पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद हमारा संज्ञावाची होगा और यहाँ उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होगा। से पंचवटी, तो पंच क्या पता ही नहीं, अब वटी से पता है कि ऐसी कोई चीज जो 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है, पंचवटी। दोपहर, दोपहरों का समूह, चौराहा तो 4 रास्तों का समूह। इसी प्रकार से आपका है त्रिफला, तो 3 फल वाला मिश्रण त्रिफला। फिर त्रिभवन, तो 3 भवन यानी त्रि, देखो यहाँ पे संख्या मिल रही हमें, त्रिफल, 3 फलों वाला मिश्रण त्रिफला कहलाएगा। तो ये हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा समास है? ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। और देखो पहचान यही है कि हमको संख्या मिली, फला शब्द हमारा संज्ञावाचक है, तो त्रिफला 3 फलों वाला मिश्रण क्या हो जाएगा इसका? 3 फलों का मिश्रण, 3 फलों का मिश्रण या चूर्ण, कुछ भी कह सकते हैं, 3 फलों का मिश्रण या चूर्ण त्रिफला कहलाएगा। फिर त्रिभवन, तो 3 भवनों का मकान, ठीक, त्रिभवन 3 भवन जिसमें 3 मंजिलें हों, तो ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ ये आपका संख्यावाचक है और ये भुवन आपका संज्ञावाचक शब्द है। अब चौमासा, तो चौ मीन्स 4 और मासा माने क्या? महीना, तो 4 महीनों वाला, 4 महीने एक साथ में चौमासा यानी 4 महीनों की बात की गई है, तो ये भी आपका कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा, यानी 4 महीनों की बात की गई है। फिर 4 और पाई, तो 4 पांव, ऐसी कोई चीज जिसमें 4 क्या पावे लगे हुए हैं, तो चौपाई, तो ये भी द्विगुवाचक आपका द्विगु समास हो जाएगा। फिर तिरंगा, 3 रंगों का समूह, ती में 3 क्या हो जाएगा? तिरंगा, जैसे 3 रंगों, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह यानी कि तिरंगा, तो ये भी हमारा द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु। ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। फिर 9 ग्रह, तो 9 ग्रह, ठीक, 9 चीजों का जो है एक पास एकत्रित करना, 9 ग्रह, तो यहाँ भी द्विगु समास आपका हो जाएगा, द्विगु समास। फिर आपका है त्रिवेणी, तो 3 वेणियों का जहाँ पे संगम हो, 3 नदियों का संगम क्या कहलाएगा? त्रिवेणी। क्या कहलाएगा? त्रिवेणी। 3 नदियों, 3 नदियों का संगम, 3 नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाएगा और ये जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्विगु समास आपका हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं,
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह जानते हैं क्या है? योजक चिन्ह जैसे इस प्रकार का चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। फिर विग्रह करते समय और या अथवा लगाते हैं। फिर ऐसे शब्द जो एक साथ बोले जाते हैं, जैसे माता पिता, तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह? इसका हमारा विग्रह हो जाएगा माता, और ये जो योजक चिन्ह है इसका मतलब है और। इसका मतलब क्या है? और। माता और पिता, माता और पिता, तो ये हमारा और दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये कौन सा है? द्वंद्व समास है। भाई बहन, तो इसमें भी हो जाएगा हमारा भाई और बहन, क्या हो जाएगा? भाई और बहन। तो योजक चिन्ह का हम और में परिवर्तन कर देंगे। जैसे खाना पीना, तो खाना और पीना क्या हो जाएगा? खाना योजक चिन्ह का और, योजक चिन्ह का और, खाना और पीना क्या हो गया? खाना और पीना। पाप पुण्य, तो योजक चिन्ह का क्या करेंगे? पाप और पुण्य, ठीक, पाप और पुण्य। फिर देश विदेश, तो क्या हो जाएगा? देश और विदेश, देश और विदेश, ठीक। फिर दिन और रात, तो क्या हो जाएगा? दिन और रात, दिन और रात। छोटा बड़ा, तो क्या हो जाएगा? छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा। दाल रोटी, तो इसका भी क्या हो जाएगा? दाल और रोटी, ठीक, ये हो गया। फिर कपड़ा लत्ता, तो इसका हो जाएगा कपड़ा और लत्ता, कपड़ा और लत्ता। फिर बाल बच्चे, तो बाल और बच्चे, बाल और बच्चे। तो योजक चिन्ह की परिवर्तन योजक चिन्ह का हम किसमें करेंगे? और में। किसमें कर देंगे? और में कर देंगे योजक चिन्ह का परिवर्तन। तो आज आपने समास के बारे में सीखा, समास के कितने प्रकार होते हैं ये सीखा, समास विग्रह क्या होता है ये सीखा, समास में पूर्व पद या उत्तर पद क्या होता है ये सीखा, समास के प्रकार सीखे, जिसमें से अव्ययी भाव समास को सीखा, जिसमें उस उपसर्ग लगे शब्द हमें मिलते हैं, और अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। द्विगु समास आपने सीखा, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में, और द्वंद्व समास देखा जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इतना हम याद रखेंगे कि द्विगु समास, कर्मधार समास और कौन सा? तत्पुरुष समास, इन तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। तो इतना आपने सीखा। अब आप इतने 3 समास हमने आपको पढ़ाए हैं, 3 समास के 5-5 शब्दों का, 5-5 पदों का समास विग्रह करके आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अगली आपके जो बचे हुए समास हैं इनकी क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।